नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे इतिहास के अंदर जो पाषाण काल है उसके आए हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये वीडियो दोस्तों, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे नेट का है, चाहे सेट का है, चाहे नेट जीआरएफ का है, DSSB का है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी क्लास। और इस क्लास में दोस्तों अपन हिस्ट्री को जीरो से लेके जेड तक पढ़ेंगे। जीरो से लेके जेड तक का मतलब आप समझ गए कि अपन शुरुआत से लेकर के एंड तक है ये पूरा करेंगे। और ये बुक है दोस्तों, ये घटना चक्र की बुक है। इस बुक में दोस्तों जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक के एग्ज़ाम में वो सारे के सारे प्रश्न दिए हैं और ये अपन पूरी करेंगे। प्राचीन, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक। विश्व का दोस्तों इसके अंदर नहीं दिया गया है, विश्व का अपन अलग से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये यूपी लोअर कोई एग्ज़ाम था, ये सुब्रिडेंट का है, पता नहीं किसका है, उसके अंदर ये एग्ज़ाम पेपर आया हुआ है प्रश्न। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो देखिए दोस्तों, भूगर्भ वैज्ञानिक और इतिहासकार, इसका दोनों ही ऑप्शन माना गया है। देख लीजिए, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये पुलिस में भी आया था दोस्तों, राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया गया था ऐसा ही कि जो इतिहास के तथ्यों की खोज करता है उसे क्या कहते हैं, इस तरह से बनाया गया। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अवशेष अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों होगा। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद थे। 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से जुड़े हुए थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, अगला प्रश्न। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? ये प्रश्न भी दोस्तों आया हुआ है UPPCS प्री 2010 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। किसने? थॉमसन। देखिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया। अगला प्रश्न। उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो मध्य पाषाण काल में। कब? मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से भी मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान कौन सा है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। देख लीजिए, आदमगढ़ में मिले हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हड्डी के उपकरण है ये महदधा से प्राप्त हुए हैं। महादधा से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण। देख लीजिए, पाषाणकालीन महदधा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदधा में 3 क्षेत्रों का उत्खनन करते हैं जो झील क्षेत्र, बुच्चड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बुच्चड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण जैसे पैमाने पर पाए गए हैं।
फिर देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से, महदधा से, लेखिया से या चोपनी मांडो से। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण ये महदधा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदधा से। फिर देखिए, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। तो ये कहाँ से निकले थे? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले थे? तो ये निकले थे दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। देखिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदधा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल। देखिए, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ। फिर देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था वहाँ से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 6ठी क्लास जो NCERT की किताब है उसके दूसरे या तीसरे चैप्टर में ये दे रखा है और इसकी खोज 1982 में की गई। भारत द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। कौन सा था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरधम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व ये भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश थे में मानव द्वारा उगाया गया। भारत में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो लहुरा देव से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कौन सा है? लहुरा देव। यहाँ 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप तथा प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये तो दोस्तों मेहरगढ़ से भी प्राचीनतम हो गया। क्या? मेहरगढ़ से भी प्राचीन हो गया जो लहुरा देव है वो। ठीक है, पहले मेहरगढ़ ही था। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कौन सा है? तो कोल्डी हवा है। कौन सा? कोल्डी हवा।
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ ले आपसे तो लहुरा देव, लहुरा देव से पहले कौन सा था तो ये मेहरगढ़ था। और आपसे पूछ ले कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है तो कोल्डी हवा से, ठीक है। ये कोल्डी हवा दोस्तों इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल के भूमि के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था, ठीक है। तो ये याद रखना, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान कोल्डी हवा माना जाता था, ठीक है। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प में नहीं हो, ऐसी स्थिति में उत्तर पूर्व भारत उत्तर पूर्व की भांति ही होगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ से, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ ले मेहरगढ़। फिर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है ऊपर वाले में, तो ये मिले हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, ठीक है। अगला देखिए, क्योंकि ये प्रश्न पर डिपेंड करता है दोस्तों ऑप्शन में क्या देता है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। देखिए दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रम से 4000 ईस्वी पूर्व से 3500 ईस्वी पूर्व है, अतः विकल्प डी उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, तो चालकोलिथ युग दोस्तों ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किसको, ताम्र पाषाण युग को। देखिए ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। फिर है नवादा टोली का उत्खनन किसने किया, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया, के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वांकड़कर ने, एच.डी. सांकलिया ने या वार्टिमर महिलर ने, तो एच.डी. सांकलिया ने किया दोस्तों नवादा टोली का उत्खनन। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खननित ताम्र पाषाण ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 लेकर 1300 के बीच निर्धारित की गई। फिर है नवादा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नवादा टोली गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, तो नवादा टोली है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश। फिर है भरत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के रूप में, मंदिर के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। देखिए नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों का जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, इसे वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किट, केर्न सर्किल, डोमेन, अब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कदराएं, मेहीर, ये वृहत पाषाण स्मारकों की समाधियां थी। फिर देखिए राग का टीला, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाण स्थल से संबंधित है, तो सग्गन कल्लू से संबंधित है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित सग्गन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। फिर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका दोस्तों गुफाओं के शैल चित्रों के लिए फेमस है। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में
जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणास्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाख जुआर समूह में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, पंचमंडी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो राइट हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। देखिए, मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फिर है गेरिक मर्तभांड का नामकरण हुआ था। तो देखिए दोस्तों, हस्तिनापुर में गेरिक मर्तभांड OCP। देखिए, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मर्दभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गेरिक मर्दभांड संस्कृति कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अंतरिंज खेड़ा से प्राप्त होते हैं। फिर देखिए, ये ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र शामक, ये ताम्र शामक काल है दोस्तों। इसको ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। देखिए, महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इमाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। फिर निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से। देखिए, जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण कालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है, यानी गड्ढों वाले घर। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य है? तो बुर्ज होम ये पढ़ चुके। गर्तावास के साक्ष्य है तो ये बुर्ज होम अपन पढ़ चुके। फिर देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया से मिले हैं दोस्तों। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांशतः क्षति विक्षित है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से संबंधित मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया, याद रखना। फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। फिर है भारतीय पुरातत्व का जनक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक देखिए दोस्तों किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है।
यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो घटना चक्र से। ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।